हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर में आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है न्यूक्लियस। तो आज इस वीडियो में हम आपको न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे और क्या डिफरेंस होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में, और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताएंगे। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने दी थी और किस सन में की थी। तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, और किस सन में की थी, इन 1831 में दी थी। ठीक है, जब वो ऑर्चिड के रूट सेल की स्टडी कर रहे थे तो वहाँ से उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था। ठीक, और जो न्यूक्लियस होता है इनको हम लोग कंट्रोल रूम ऑफ द सेल या फिर ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? आपको पता है एक सेल में कई तरह के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और न्यूक्लियोलस, इसी तरह के कई सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसी वजह से इनको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल या फिर ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है ये हर लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स होता है सेल में। ठीक, और ये जो एक न्यूक्लियस होता है ये 4 तरह के स्ट्रक्चर से मिलके अपना स्ट्रक्चर बनाता है। तो पहला क्या है हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, दूसरा है हमारा न्यूक्लियोलस, तीसरा है हमारा न्यूक्लियोप्लास्ट, और चौथा क्या है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। तो आगे हम आपको बताएंगे कि ये सब किधर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस होता है ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए को अपने अंदर कंटेन किया रहता है। किस फॉर्म में कंटेन किया रहता है? जीन्स के फॉर्म में कंटेन किया रहता है। और ये जो जीन्स होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रिप्रोडक्शन में। जब कोई भी कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफरिंग्स तक या फिर चाइल्ड तक पहुंचाना रहता है तो वो किसके थ्रू जाता है? इसी जीन्स के थ्रू ही जाता है। इसी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रिप्रोडक्शन में। ओके, और ये जो न्यूक्लियस होता है ये अपने अंदर विस्कस लिक्विड को कंटेन किया रहता है, और इसी विस्कस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये अपने अंदर क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस को कंटेन किया रहता है। तो मान लीजिए ये हमारा एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। और न्यूक्लियस के ऑलमोस्ट सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है, और ये जो गैप होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस का स्पेस है, इसी स्पेस में विस्कस लिक्विड प्रेजेंट रहती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूक्लियस का। तो ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बॉन्डेड होता है, और वो जो मेम्ब्रेन होती हैं वो बाइलेयर होती हैं। ठीक है, यानी 2 लेयर से मिलके बनी रहती हैं। पहले जो लेयर होती है हमारी अपर लेयर, ठीक है, उसमें क्या होता है वो कॉन्टिन्यूस होती हैं विथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी इनमें कोई भी गैप नहीं रहता है, कोई भी किसी तरह का पोर्स नहीं प्रेजेंट रहता है, और इनसे क्या होते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती हैं यानी ये अपर लेयर के नीचे वाली जो मेम्ब्रेन होती हैं इनर मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है? पोर्स प्रेजेंट रहता है, और उस पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और ये न्यूक्लियर पोर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलके बना रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोरिन्स बोलते हैं। और ये जो पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस, मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके अराउंड साइटोप्लाज्म होंगे, और इसी साइटोप्लाज्म में हमारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल्स को जब ट्रांसपोर्ट होना रहता है साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस में तो वो किसके थ्रू होता है? इसी पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये पोर्स क्या करते हैं? हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को ट्रांसफर कराते हैं न्यूक्लियस से और इंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म के बीच में। ठीक है, और ये जो गैप होता है 2 लेयर के बीच का उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। ठीक है,
और अभी मैंने आपको बताया कि जो ये मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस के ऑलमोस्ट सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ठीक है। और इसी आपने देखा अभी कि इसी न्यूक्लियस में क्या क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेस है न्यूक्लियस में उसे हम लोग क्या बोलते थे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन हमारे प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का स्ट्रक्चर है। और ये जो अपर मेम्ब्रेन होती है उससे क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ न्यूक्लियोलस के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोलस होते हैं ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, यानी इनके अराउंड किसी भी तरीके की कोई भी बाउंड्री या फिर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। अभी आप लोग ने ऊपर देखा था कि न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन न्यूक्लियोलस के अराउंड किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती हैं, इसी वजह से इनको मेम्ब्रेन लेस बोला जाता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोलस होते हैं ये न्यूक्लियस में अभी आप लोग ने देखा कि कई तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उन सब में से जो 25% स्पेस होती है न्यूक्लियस की वो कौन ऑक्यूपाई करता है, ये न्यूक्लियोलस ऑक्यूपाई करता है, ओके। और न्यूक्लियोलस को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, एफ फॉन्टेना ने किया था। और किस सन में किया था, 1874 में, ठीक। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है यही कंटेन किया रहता है डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ओके। और आरएनए क्या होता है, आरएनए केमिकल कंपोनेंट है। और ये प्रोटीन क्या है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ओके। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है यही सेंटर होता है राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए, यानी राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इसी न्यूक्लियोलस में होता है, ठीक है। ये साइट होती है राइबोसोम के फॉर्मेशन की, ओके। और क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन एक कॉम्प्लेक्स है जो कि फॉर्म्ड होता है कैसे, जब हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए रैपिंग करता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। और उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रोमेटिन नाम देते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने बताया कि कैसे हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए रैपिंग करता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन हमारा एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है, जब डीएनए उसके साथ रैपिंग करता है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, ओके। तो आपको भी कंफ्यूजन होगा कि क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, जीन, डीएनए ये सब किधर प्रेजेंट रहते हैं और कैसे प्रेजेंट रहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने बताया था आपको जब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रही थी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन इस तरीके से प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्रोमेटिन या फिर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का तो उसमें जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आप लोग ने अपनी बुक में भी देखा होगा तो उस बुक में भी आप लोग को क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ही देखने को मिला होगा, ओके। तो क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, पता चल गया। और जब आप इस क्रोमोसोम्स को जब देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो आपको क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो ये जो आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में मिलके बना हुआ है, और इस छोटे छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग जीन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो जीन्स होती हैं जब इसके भी स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे तो ये जो जीन्स हैं ये भी डीएनए के मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती हैं, ठीक। और एक डीएनए मॉलिक्यूल्स को भी जब हम लोग देखेंगे तो वो भी 3 तरह की यूनिट से मिलके बना रहता है। वो 3 तरह की यूनिट कौन कौन सी हैं, तो वो कौन कौन से, पहला है हमारा नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है हमारा फॉस्फ्यूरिक एसिड और तीसरा हमारा क्या है, पेंटोज शुगर, ठीक है। तो अभी तक आपको सब चीज़ क्लियर हो गया है। तो आज इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।